we are going to start with miniature paintings in India. In previous video we had covered up till mural paintings. ठीक है, तो अब ये देखो miniature paintings पहले तो क्या होता है कि it is derived from the Latin word called minimum, not minimum, minium, which means red lead paint. तो इसका साइज से कोई लेना देना ही नहीं है. रेड लेड पेंट को हम miniature बोलते हैं. ठीक है, लैटिन में मिनियम. दिस पेंट वॉज ऑफन यूज्ड इन द इल्यूमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स ड्यूरिंग द रेनेसां पीरियड. तो इस पेंट का इस्तेमाल किया जाता था, रेड लेड पेंट का, रेनेसां पीरियड में. ठीक है, फॉर इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रिपरेशन. ठीक है, इट इज़ जनरली कन्फ्यूज्ड विद द वर्ड मिनिमम विच वुड मीन दैट दे वर स्मॉल इन साइज. मिनिएचर्स आर स्मॉल एंड डिटेल्ड पेंटिंग्स. सो देखो, रेड लेड पेंट, मिनियम का मतलब क्या होता है? रेड लेड पेंट विच वॉज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इल्यूमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द रेनेसां पीरियड. It is general. ठीक है, then moving on, miniatures are small and detailed paintings. Small and detailed. The Indian subcontinent has long tradition of these miniature paintings and many related schools developed that have difference in composition and perspective. अब techniques of miniature painting देखो, 25 स्क्वायर इंच से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, यानी 5x5, या फिर और कैसे ही बनाओगे 25 स्क्वायर इंच. ठीक है. Now the subject of the painting would be painted in not more than 1/6 of the actual size. मतलब जो भी सब्जेक्ट बना रहे हो, 1/6 से ज़्यादा न बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, मिनिएचर में ये रूल होता है. एक तो 5x5 यानी कि 25 स्क्वायर इंच, और 1/6 से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए एक्चुअल साइज़ के. फॉर एग्जाम्पल, एन एडल्ट हेड ऑफ 9 इंचज़ वुड नॉट बी adult head of 9 inches would not be more than 1.5 inch. ठीक है, तो ये तो रूल्स हो गए. अब कुछ कलर्स वगैरह, जैसे दे यूजुअली हैव बल्जिंग आइज एंड pointed nose, slim waist. In Rajasthani miniatures, the skin color of the characters is brown, while in the Mughal miniatures they are generally fairer. ठीक है, तो स्किन कलर में वेरिएशंस हैं. जैसे राजस्थानी मिनिएचर में ब्राउन स्किन है, जबकि मुग़ल मिनिएचर्स में फेयर हैं. Furthermore, the color of divine beings like Lord Krishna. तो ये भी एक अलग से याद रख लो कि मिनिएचर्स में कृष्ण को ब्लू दिखाया गया है. The women figures have long hair and the color of their eyes and hair are generally black. Men wear traditional clothes and have turban on their head. ये भी एक फीचर देखने को मिला है. तो सारे फीचर्स मैं बता दे रहा हूँ, एक बार फिर से देखो. तो women के हेयर्स एंड आई कलर्स को ब्लैक दिखाया गया है एंड लॉन्ग हेयर दिखाया गया है. मैन को क्या दिखाया गया है? वेयरिंग टर्बन्स एंड ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहना हुआ दिखाया गया है. स्लिम वेस्ट दिखाया गया है, पॉइंटेड नोज दिखाया गया है, बल्जिंग आइज़ दिखाया गया है. स्किन कलर राजस्थानी मिनिएचर में ब्राउन है, जबकि मुग़ल मिनिएचर में फेयर स्किन है. बाकी 25 स्क्वायर इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए एंटायर मिनिएचर, और 1/6 साइज से बड़ा नहीं होना चाहिए सब्जेक्ट. अर्ली मिनिएचर की बात करें, एज डिस्कस्ड अर्लियर, द मिनिएचर पेंटिंग्स फॉर स्मॉल पेंटिंग्स विद माइन्यूट डिटेल्स. They were often painted for either books or albums or perishable material including paper, palm leaves and cloth, developed almost as a reaction to the enormous wall paintings. The art of miniature painting developed between 8th to 12th centuries. अब इस पे direct MCQ बन सकता है. This kind of painting can be attributed to the eastern and western regions. Two prominent schools are, एक पाला स्कूल ऑफ आर्ट है और दूसरा आपा ब्रह्मसा स्कूल ऑफ आर्ट है. यही दो ऐसे स्कूल ऑफ आर्ट हैं जो कि डेवलपमेंट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स में योगदान दिए थे 8th से 12th सेंचुरी के बीच में. नाउ पाला स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें, दिस स्कूल वॉज फ्लरिशिंग ड्यूरिंग द 750 to 1150 AD. These paintings are generally found as part of manuscripts and were generally executed on the palm leaf and or vellum paper. ठीक है, तो अब पाला स्कूल ऑफ आर्ट का ये टाइम हो गया, और पार्ट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाते समय ये पेंटिंग्स बनाई गई थी, और ये वेलम पेपर या फिर palm leaf के उस पे पत्ते पे बनाए जाते थे. The Buddhist monks mostly used them, and as their religion practiced non-violence against all living beings, there was a stipulation to only banana or coconut tree leaves. तो ये पॉइंट बेकार है, इसको छोड़ो. Then these paintings are characterized by sinuous lines and subdued tones. पाला स्कूल ऑफ आर्ट की बात कर रहे हैं. Sinuous lines and subdued tones किसका खासियत है? पाला स्कूल ऑफ आर्ट. There are lonely single figures in the painting and one rarely finds group paintings. इसमें ग्रुप फोटोग्राफ नहीं मिलेगा, मतलब कि कई लोग खड़े हैं. ठीक है, लोनली फिगर्स देखने को मिलते थे. और साइनस लाइन्स या सबड्यूड टोन्स. दे हैव सिंपल कॉम्पोजिशंस एंड वर पैट्रनाइज्ड बाय सम ऑफ दोज रूलर्स हु प्रमोटेड बुद्धिज्म. तो जो रूलर्स बुद्धिज्म को प्रमोट करते थे वही इसको भी प्रमोट करते थे. द प्रोपोनेंट्स ऑफ द वज्रयाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म ऑल्सो यूज्ड एंड पैट्रनाइज्ड दीज पेंटिंग्स. द प्रोमिनेंट पेंटर्स वर धिम्मान एंड विथ पाला. तो ये दो पेंटर्स का नाम याद रखो,
जो कि पाला स्कूल ऑफ आर्ट या मिनिएचर, पाला स्कूल ऑफ आर्ट विच एक्चुअली वाज अ सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग को प्रमोट करते थे। एक हो गया विथ पाल और एक हो गया धिम्मन। फिर आपा ब्रह्म्स स्कूल ऑफ आर्ट क्या है? दिस स्कूल ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू गुजरात एंड मेवाड़ रीजन इन राजस्थान। यहाँ से ये ओरिजिन हुआ है। जबकि अगर हम इसका बताएं तो ये तो पाला स्कूल ऑफ आर्ट तुम्हारा लोकेशन नहीं दिया है क्या? अब पालास तो उधर ही नॉर्थ ईस्ट में रहते थे तो उधर ही होगा फिर, ठीक है। जबकि ये नॉर्थ वेस्ट का है आपा ब्रह्म्स स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। सो वॉज प्रीडोमिनेंट स्कूल इन वेस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग 11th and 15th सेंचुरी। तो पहले कौन सा आया? पहले पाला आया, बिकॉज वो आई थिंक 750 से 1150 के बीच है। ये 8 से 11 से 15 है आपा ब्रह्म्स, और ये नॉर्थ वेस्ट में है, इनफैक्ट वेस्ट में है। द मोस्ट कॉमन थीम्स ऑफ दीज पेंटिंग्स वर जैन एंड इन द लेटर पीरियड द वैष्णव स्कूल अप्रोप्रिएटेड देम टू। तो इसमें जैन और वैष्णव का कल्ट देखने को मिलेगा, जबकि उसमें तुम्हारा बुद्धिज़्म एंड स्पेशली आपा ब्रह्म्स बुद्धिज़्म देखने को मिल रहा था, स्पेशली द वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है। हाँ, और उसमें 2 पेंटर्स थे, विथपाल और धिम्मन। जबकि आपा ब्रह्म्स में तुम्हें जैन कल्ट देखने को मिल रहा है और वैष्णव स्कूल देखने को मिल रहा है। दे ब्रॉट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गीत गोविंद एंड सेक्युलर लव इनटू दीज पेंटिंग्स दैट वर अदरवाइज डोमिनेटेड बाय द जैन आइकोनोग्राफी। तो आपा ब्रह्म्स स्कूल ऑफ आर्ट जो है, ये जो है गीत गोविंद के कुछ अंश दिखलाते थे, मतलब अपनी पेंटिंग्स में, ठीक है। दे ब्रॉट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गीत गोविंद एंड सेक्युलर लव इनटू दीज पेंटिंग्स दैट वर अदरवाइज डोमिनेटेड बाय जैन आइकोनोग्राफी, ठीक है। तो इनका कहीं ना कहीं जैन से इंस्पिरेशन कह लो या जो भी कह लो, जैन कल्ट यहाँ पे प्रेवलेंट था आपा ब्रह्म्स स्कूल ऑफ आर्ट में, राजस्थान वाले इलाके में। देन इन द अर्ली जैन फेज़, हाँ, तो अर्ली वाला जैन था और लेटर वाला वैष्णव था। अर्ली जैन फेज़ में द पेंटिंग्स वर मेड ऑन द पाम लीफ, बट इन द लेटर वैष्णव कल्ट डोमिनेटेड फेज़ दे वर मेड ऑन द पेपर, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। इवन दो द पेंटिंग्स वर मेड एज इलस्ट्रेशंस फॉर बुक्स, दे डिड नॉट डेवलप डिफरेंट स्टाइल बट फॉर मुरल पेंटिंग्स इन अ रिड्यूस्ड डायमेंशंस। अब ये सब छोड़ो। द कलर्स यूज्ड इन द पेंटिंग्स had symbolic meaning and they usually used red, yellow and ochre. In the later phase they used bright and gold colors. तो red, yellow और ochre earlier phase में और bright and golden colors in the later phases of आपा ब्रह्म्स स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। Furthermore, the features of the human figures depicted in the paintings have fish-shaped bulging eyes, a pointed nose and double chin. अब जैसे यहाँ पे वहाँ पे क्या देखने को, स्लिम वेस्ट देखने को मिला, बल्जिंग आइज़ देखने को मिला, पॉइंटेड नोज देखने को मिला। यहाँ पे वहाँ पे बल्जिंग आइज़ तो था, यहाँ भी बल्जिंग आइज़ तो है बट फिश शेप्ड बल्जिंग आइज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे डबल चिन देखने को मिल रहा है आपा ब्रह्म्स में, अनलाइक द पाला स्कूल ऑफ मिनिएचर आर्ट, ठीक है। बाकी पॉइंटेड नोज तो यहाँ भी देखने को मिल रहा है। दे ट्राई टू बिगिन द ट्रेंड टू मेक एंगुलर फेसेस, यहाँ पे एंगुलर फेसेस का भी ट्रेंड देखने को मिला इन द 3rd and 4th प्रोफाइल। द फिगर्स आर यूजुअली स्टिफ एंड इवन द ऑर्नामेंटेशन इज केयरफुली डन. The female figurines have enlarged hips and breasts. The animal and bird figurines in the paintings are represented as toys. The most famous example is of Kalpasutra and Kalakacharya Katha from 15th century. तो ये 2 एग्जाम्पल, जैसे वहाँ पे हमने 2 पेंटर्स के नाम देखे थे किस में, पाला स्कूल ऑफ आर्ट में, वैसे ही यहाँ पे 2 चीज़ देख लो, कल्पसूत्र एंड कलाकाचार्य कथा, ठीक है। देन ट्रांजिशन पीरियड मिनिएचर, अब फिर ट्रांजिशन पीरियड मिनिएचर आता है। द कमिंग ऑफ द मुस्लिम्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज हार्बिंजर ऑफ चेंज एंड ब्रॉट forth a cultural renaissance in the 14th century. One should not say that Islamic styles took over as the traditional styles of paintings still survived in the Western Indian courts and a cultural synthesis took place rather, ठीक है। तो इस पे भी सवाल बन सकता है कि ऐसा नहीं है कि इस्लामिक स्टाइल्स टुक ओवर, ठीक है, ट्रेडिशनल स्टाइल्स कहीं ना कहीं सिंथेसाइज मिक्स हो गए थे इसमें इस्लामिक स्टाइल्स में। Whereas in the southern states of Vijayanagara, a different style was emerging that was closer to the Deccan style of painting, ठीक है। तो ट्रांजिशन पीरियड मिनिएचर की कुछ खासियत देख लो, जैसे कि द कलर्स वर अप्लाइड इन अ फ्लैट मैनर एंड द ड्रेस एंड ह्यूमन आउटलाइंस आर डिमार्केटेड इन ब्लैक. द व्यू ऑफ द फेस फॉर्म्स अ 3/4 एंगल and gives a detached appearance. The landscapes are full of trees, rock and other designs that do not try to replicate the natural appearance of the subject, ठीक है। तो ये तो कुछ खास एक्सप्लेनेशन लगा नहीं मुझे, तो मिनिएचर वाला छोड़ दो, ठीक है।
ट्रांजिशन पीरियड, बेसिकली ट्रांजिशन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पाला स्कूल ऑफ आर्ट था और जो आपा ब्रह्म्स वाला था वो ठीक है, वो बता दिए। अब फिर इनका मिक्सचर होगा मुस्लिम मिनिएचर के साथ, ठीक है, और बोथ इन द नॉर्थ एज वेल एज साउथ। तो एज अ रिज़ल्ट एक सदर्न इंडिया में एक नया डेक्कन स्टाइल ऑफ पेंटिंग एमर्ज हुआ था ड्यू टू दिस मिक्सचर। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेक्कन स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ये तुम चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, ठीक है। अब वी विल कम बैक टू दैट। कहाँ गया, तो पहले हम दिल्ली सल्तनत का देख लेते हैं, वी विल कम बैक टू दैट। सो दीज पेंटिंग्स ट्राई टू ब्रिंग टुगेदर द पर्शियन elements of their origins with the Indian traditional elements. They gave preference to illustrated manuscripts, and one of the finest examples from this period is the Nimat Nam, a book on cookery during the reign of Nasir Shah, who ruled over Mandu. The manuscript shows the synthesis of indigenous and Persian styles, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने बताया कि दक्खनी स्टाइल या डेक्कनी स्टाइल बना था ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ द ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल क्या बोलें, ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ ट्रेडिशनल क्या था यार, मिनिएचर पेंटिंग्स एंड द न्यू इस्लामिक स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स। तो उससे तुम्हारा डेक्कनी स्टाइल बना। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेक्कनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, तो लेट्स फर्स्ट आस्क चैट जीपीटी। The Deccani style of painting, which emerged in the Deccan region of India, notably in the Sultanates of Bijapur, Golconda, Ahmednagar and the later Hyderabad, is known for its fusion of traditional Indian miniature painting and Islamic influences. The unique style developed between the 16th to 18th century. अब इसमें क्या इसमें सही चैट जीपीटी बता नहीं रहा है, ठीक है। वी विल कम बैक टू द, या फिर तुम देख लेना किसी का कोचिंग मटेरियल का डेक्कनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग। एनीवेज वी वर लुकिंग एट द मिनिएचर आर्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो उसमें तुम्हें नासिर शाह का याद रखना है, जिसके समय में एक प्रेफरेंस, मतलब दे यूज टू गिव प्रेफरेंस टू इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल इज निमात नामा, विच इज़ अ बुक ऑन कुकरी ड्यूरिंग द रेन ऑफ नासिर शाह, हु रूल्ड ओवर मंडू। This manuscript shows the synthesis of indigenous Persian styles. Apart from this, another style called Lodi Khuladar was also prevalent during this period that was followed in many of the Sultanate dominated regions between Delhi and Jaunpur. तो लोधी खुलादार क्या है? That was also prevalent during this period that was followed in many of the Sultanate dominated regions between Delhi and Jaunpur. Later, three major styles emerged that dominated the medieval landscape: Mughal, Rajput and Deccan. ठीक है, they borrowed from the Sultanate precedents but developed their own individuality. तो अब देखो क्या बताएं, मुग़ल, राजपूत और डेक्कन। तो मिनिएचर आर्ट ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत में क्या इम्पॉर्टेंट है? एक नासिर शाह, निमात नामा, अ बुक ऑन कुकरी, एंड एक और स्टाइल दिल्ली सल्तनत में लोधी खुलादार, दैट वाज आल्सो अ मिक्सिंग ऑफ द मिनिएचर आर्ट ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मिनिएचर्स एंड द दिल्ली सल्तनत मिनिएचर्स, ठीक है। उसके बाद फिर जब दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल आ गया, और फिर मुग़ल के बाद राजपूत और दक्खनी अपने अपने इंडिविजुअल फॉर्म्स ऑफ मिनिएचर्स बनाए। तो लेट्स सी मुग़ल एरा ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इसमें क्या था कि देयर वाज अ चेंज इन कलर पैलेट, थीम्स एंड फॉर्म्स। द फोकस शिफ्टेड फ्रॉम डिपिक्टिंग द गॉड टू ग्लोरीफाइंग द रूलर। यहाँ पे गॉड को डिपिक्ट करने से अच्छा इन लोगों ने समझा कि रूलर को ग्लोरीफाई किया जाए, एंड शोइंग हिज लाइफ। दे फोकस्ड ऑन हंटिंग सीन्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड अदर कोर्ट रिलेटेड पेंटिंग्स, ठीक है। सो दे फोकस्ड ऑन हंटिंग सीन्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड अदर कोर्ट रिलेटेड पेंटिंग्स। तो ये हंटिंग सीन्स को दिखाते थे, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड कोर्ट रिलेटेड। तो हंटिंग सीन्स एक याद रखो, और कोर्ट रिलेटेड पेंटिंग्स को दिखाते थे मुग़ल मिनिएचर में, और गॉड के बजाय ये रूलर को ग्लोरीफाई करते थे। द मुग़ल पेंटिंग्स brought together Persian naturalistic style with the opulence of a great dynasty and created some beautifully illustrated folios. These paintings were considered unique because of the use of brilliant colors. तो इनके समय में brilliant colors का इस्तेमाल होता। The painters were supposed to concentrate on ensuring the accuracy of line drawing. फिर आगे देखें तो the Mughals were known for their diverse themes. Even though they made only miniature paintings, the illustrations in paintings are considered amongst the most unique paintings. ठीक है, और तो कुछ काम का तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे points. They brought the technique of foreshortening, ये कीवर्ड याद रखो मुग़ल मिनिएचर में,
to the Indian painter's repertoire. Under this technique, objects were drawn in a way that they look closer and smaller than they really are. इसको foreshortening कहते हैं. The styles of paintings under the successive rulers are as follows. तो early Mughal painters के समय बाबर established the Mughal dynasty after fighting a series of wars. He did not have much time to commission paintings, but he is said to have patronized the Persian artist Behzad. तो बस ये पूछ सकता है कि बेहजाद किसके समय था? बाबर के समय था. पेंटर who made some illustrations of the Mughal family tree. तो इसने क्या बनाया था? बेहजाद made the Mughal family tree. After that हुमायूं आया, who was a great patron of arts, came to the throne, और he was interested in paintings and building beautiful monuments, but his earlier atelier was disrupted when he lost the throne to Sher Shah Suri. While he was at the Shah Tahmasp's court in Persia, he acquired the services of two main painters, Abdus Samad और मीर सैयद अली. हुमायूं के साथ वापस आए थे जब इंडिया में अपना थ्रोन वो री-एस्टैब्लिश किया था. These artists were responsible for bringing Persian influence in the Mughal paintings. और during Akbar's reign, they created an illustrated manuscript called Tuti-nama, that is Tales of a Parrot. तो ये भी ध्यान रखो कि अब्दुस समाद और मीर सैयद अली वापस आए हुमायूं के साथ और फिर आके टूटी-नामा बनाए, which was an illustrated manuscript. ठीक है. फिर अकबर के बारे में क्या है कि अकबर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एंटायर डिपार्टमेंट डिवोटेड टू पेंटिंग्स and scribing of his documents. He established a formal artistic studio called Tasveer Khana, where the artists were hired on salary and they developed their own styles. Akbar looked upon the paintings as a means of study and amusement. He believed that a painting could show the demeanor of a subject and regularly awarded painters who created lifelike images. Akbar also recognized the beauty of those Indian artists who had worked for previous rulers and invited them to work in his Tasveer Khana. Hence, Indian influence started in the Mughal paintings. The defining features of paintings of Akbar's period are the use of three-dimensional figures and continued use of foreshortening. तो अकबर के समय में क्या हुआ? एक तो उसने तस्वीर खाना बनाया, ठीक है, एक एंटायर डिपार्टमेंट डिवोटेड टू पेंटिंग्स. दूसरा उसने 3D फिगर्स बनाने का एक नया स्टाइल बनाया और कंटिन्यूड यूज़ ऑफ फोरशॉर्टनिंग. Furthermore, the artist encouraged the use of calligraphy in the paintings. ये भी एक नया टेक्निक ले आया अकबर. और कोर्ट लाइफ के सीन्स ज़्यादा प्रोमिनेंस में आ गए थे ड्यूरिंग अकबर एज वेल. फेमस पेंटर्स ऑफ दिस पीरियड इंक्लूड दासवंत, बसावन एंड केसू. Prominent illustrated manuscripts during Akbar's reign: Tuti-nama, Hamza-nama, अनवरी सुहाली एंड गुलिस्तान ऑफ सडी. ठीक है, तो ये चारों के चारों किसके समय के हैं? अकबर के. और ये दासवंत, बसावन और केसू किसके समय के हैं? अकबर के. फिर जहांगीर का अगर देखें तो इसके समय में फ्लोरा और फौना का ज़्यादा प्रोमिनेंस हो गया इंस्टेड ऑफ कोर्ट सीन्स. ठीक है, बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज एंड फ्लावर्स. ही शिफ्टेड फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स टू एल्बम एंड एम्फेसाइज्ड ऑन ब्रिंगिंग नेचुरलिज्म टू पोर्ट्रेट. पोर्ट्रेट माने इंडिविजुअल पेंटिंग पे ज़्यादा ध्यान देने लगा ये. ठीक है, नेचुरलिज्म ले आया, फ्लोरा फौना ले आया और पोर्ट्रेट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनस इस पे ज़्यादा ध्यान देने लगा. वन ऑफ द यूनिक ट्रेंड्स दैट डेवलप्ड इन दिस पीरियड वाज of decorated margins around the paintings that were sometimes as elaborate as the paintings themselves. ठीक है, तो जहांगीर के समय डेकोरेटेड मार्जिन्स आने लगा. जैसे देखो इसमें मार्जिन दे रखा है और बीच में ज़ीब्रा है और नेचुरलिस्ट है बिकॉज ये एनिमल दिखा रहा है. सो जहांगीर वॉज हिमसेल्फ कंसिडर्ड टू बी अ गुड आर्टिस्ट and he had his own private workshop. Although no major work by him survives, his atelier mostly created miniature paintings and the most famous amongst them were the naturalistic paintings of the zebra. तो ज़ीब्रा का डायरेक्टली पूछ सकता है MCQ में कि ये ज़ीब्रा की पेंटिंग किस मुग़ल रूलर ने बनाई थी? तो जहांगीर ने बनाई थी. द टर्की एंड द कॉक, एक मुर्गा की भी पेंटिंग बनाया था. वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्टिस्ट फ्रॉम इस पीरियड वाज उस्ताद मंसूर. नाउ उस्ताद मंसूर बिलोंग्स टू जहांगीर कोर्ट. ठीक है, who was an expert in drawing the features of the most complex faces. An animal fable called Ayyari Danish, touchstone of knowledge. अब touchstone of knowledge अय्यरी दानिश किसने? उस्ताद मंसूर ने बनाई थी जहांगीर के समय. ठीक है, फिर शाहजहाँ पे आते हैं. तो unlike his father and grandfather who liked naturalistic depictions, शाहजहाँ liked crafting artificial elements in the paintings. It is said that he tried to reduce the liveliness of the paintings and bring in unnaturalistness as he was inspired by European influence. Reduce the liveliness and bring in the unnatural stillness. Use of charcoal लेके आया कौन? शाहजहाँ. To draw and encourage the artist to draw and sketch using pencil. तो चारकोल और पेंसिल पे ज़्यादा ध्यान किसने दिया? शाहजहाँ ने. और आर्टिफिशियल एलिमेंट्स पे किसने ध्यान दिया? शाहजहाँ ने. He also ordered to increase the use of gold and silver in the paintings. शाहजहाँ.
ही ऑल्सो लाइक ब्राइटर कलर पैलेट्स, ठीक है, वो सब तो पढ़ लीजिए। औरंगज़ेब के समय में तो पेंटिंग्स का कुछ खास था नहीं। अब देखो ये हो गया मिनिएचर। तो मिनिएचर में भी फिर हमने बताया कि कैसे स्टार्टिंग में लोडी खुल्लाना एक बना दिल्ली सल्तनत के समय, और उससे पहले क्या बना था, अरे क्या था यार, लोडी खुलादार, और उससे पहले क्या था ये निमातनामा नासिर शाह, ठीक है, बुक ऑन कुकरी नासिर शाह ऑफ मंडू। फिर उसके बाद मुग़ल एरा ऑफ मिनिएचर देखे, और उसके बाद फिर अब हम देखने जा रहे हैं राजस्थानी लोगों ने कैसे अडॉप्ट किया था, ठीक है। अब राजस्थानी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग में क्या है कि इवन दो द मेडिवल पीरियड वाज डोमिनेटेड बाय मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग, द सब इम्पीरियल स्कूल्स डेवलप्ड अ स्पेस फॉर देम बाय डेवलपिंग देयर ओन स्टाइल्स, ठीक है। द डिफरेंट स्कूल्स एंड स्टाइल्स दैट डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो एक तो राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग और एक पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग है, ठीक है। राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग में क्या है कि it is synonymous to Rajput school of paintings as they were dominant ruling class in this period and patronized most of the artists. फिर आगे देखते हैं Some say Rajput courts began to patronize paintings in emulation of the practices of the Mughal court. Moreover, it was the arrival in Bikaner, Jodhpur and Kishangarh of artists from the Mughal atelier that showed the seeds of local Rajput schools. तो Rajput school में जो पेंटर्स थे वो एक्चुअली कोई नए नहीं थे, वो मुग़ल अटेलियर के ही थे, जो कि बीकानेर में, जोधपुर में और किशनगढ़ में अपना अपना ट्रांजिशन के रूप में आए। बट देयर हिस्टोरिकली दे बिलोंग टू द मुग़ल अटेलियर, बट दे फॉर्म्ड न्यू कल्ट्स इन बीकानेर, जोधपुर एंड किशनगढ़ अंडर द राजपूत कोर्ट्स. Others say that the influx of artists and artworks from the Deccan Sultanates played a decisive role. तो एक थियोरी ये कहती है कि ये लोग मुग़ल अटेलियर से आए, और दूसरी थियोरी कि ये लोग डेक्कन सल्तनत से आके राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग बनाए। येट ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये मुग़ल से पहले से थे, और कुछ लोग कहते हैं कि गंगा जमनी, दैट इज़ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चर्स ऑफ द सल्तनत कोर्ट्स. देयर आर several sub-genres of Rajasthani paintings which correspond to their princely state of origin. तो अब जैसे गंगा जमनी बेसिकली क्या फिनोमिनन है कि मिक्सिंग ऑफ कल्चर्स है बेसिकली, उसी के वजह से राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग आया था, ऐसा एक थ्योरी गंगा जमनी के रूप में बोला जाता है, ठीक है. सो जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, राइट. सो अब राजस्थानी या राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अंतर्गत हम लोग अब फर्दर सब क्लासिफिकेशन करेंगे. जैसे मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में कौन था, तो मेवाड़ रूलर सीम टू, अच्छा पहले ये देख लो, एक तो हो गया मेवाड़, फिर दूसरा हो गया आमेर जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग, तीसरा हो गया मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, और बस और फिर एक किशनगढ़ एंड बूंदी, ठीक है. तो ये 5 के बारे में देखते हैं अंडर द राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग्स. तो पहले है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग. इसमें देखो, किंगडम ऑफ मेवाड़ रेसिस्टेड द मुगल सुजरेनिटी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, इवेंचुअली अग्रीइंग टू द मुगल पावर इन द रेन ऑफ शाहजहां. मेवाड़ रूलर सीम टू हैव पैट्रोनाइज्ड आर्ट इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, though the years of relative peace and prosperity saw an extraordinary efflorescence. If one looks at the early Mewar painting, it is realized that it was dominated by the extraordinary painter of 17th century Sahibdin. तो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में द मेन आर्किटेक्ट कौन था? साहिबदीन. This period of Mewari painting focuses on Sahibdin's depiction of literary text, the Ragmala, the Ramayana एंड द भगवत पुराण, ठीक है. साहिबदीन ने इन तीनों का डिपिक्शन किया था. आफ्टर साहिबदीन्स डेथ द स्टाइल ऑफ मेवाड़ी पेंटिंग्स चेंज्ड. मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स डिपिक्टेड द लाइफ एट कोर्ट इन मेवाड़. द यूनिक पॉइंट ऑफ दिस पीरियड इज़ द एक्स्ट्रॉर्डनरी तमाशा पेंटिंग्स, ठीक है. तो एक तो हो गया डिपिक्शन ऑफ रागमाला, डिपिक्शन ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट जैसे रागमाला, रामायण एंड भगवत पुराण, और दूसरी चीज़ तमाशा पेंटिंग्स. तो ये भी मेवाड़ में ही था. दैट शो कोर्ट सेरेमोनियल एंड सिटी व्यूज़ इन अनप्रेसिडेंटेड डिटेल. तमाशा पेंटिंग्स में कुछ नहीं था, कोर्ट अफेयर्स को और कोर्ट के सेरेमोनियल अफेयर्स को एज वेल एज सिटी के मंडेन अफेयर्स को अनप्रेसिडेंटेड डिटेल में दिखाना, ठीक है. और उसमें साहिबदीन का योगदान था. फिर आते हैं आमेर जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग में. द आमेर रूलर्स वर another dynasty that was closely associated with the Mughals.
अब जैसे कि वहाँ पे फाइनली शाहजहाँ के आते आते फिर मेवाड़ के राजपूत्स ने उनकी मुगल्स की सुजरेनिटी एक्सेप्ट की थी, वैसे आमेर के जो आमेर जयपुर रूलर्स थे, they were another dynasty that was closely associated with Mughals. It is known that they were major patrons and avid collectors of paintings, yet the identity of Amer school is not as well etched in our minds as that of other schools. Much of the collection has remained in private hands and unpublished. तो एक तो ये है, एक ये पॉइंट लिख सकते हैं आंसर में कि आमेर जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग का ज़्यादा मटेरियल है नहीं, ठीक है, अनपब्लिश्ड है. The Amer school is also called the Dhundar school, and their earliest evidence come from the wall paintings at Bairat in Rajasthan. Some paintings can also be seen from the palace walls and mausoleum of Amer Palace in Rajasthan. Even though some of the men folk are shown wearing Mughal style clothing and headgear, the overall finish of the paintings is folk styled. ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, बस एक तो ये याद रखो कि एक आमेर फोर्ट है, वहाँ के वॉल्स से हमें पता चलता है, और कुछ वॉल पेंटिंग्स एट द बैरात इन राजस्थान. तो ये दो, मौसोलियम ऑफ आमेर पैलेस इन राजस्थान और एक वॉल्स ऑफ बैरात इन राजस्थान के वॉल पेंटिंग्स से पता चलता है. इन पेंटिंग्स को, आमेर जयपुर पेंटिंग्स को धुंधर पेंटिंग्स भी कहते हैं, और ये ज़्यादातर प्राइवेट हैंड्स या अनपब्लिश्ड है. एंड the school reached its pinnacle in the period of Savai Pratap Singh in the 18th century. He was a deeply religious man and a passionate patron of art. These two strains combined to ensure that his Surat Khana, or the department of painting, made miniatures to illustrate Bhagavad Puran, Ramayana, Ragmala and several portraits. ठीक है, तो वही चीज़ इन्होंने भी करवाई, बट बाद में during the patronage of Savai Pratap Singh of 18th century. ठीक है, तो सूरत खाना was the department of painting of the आमेर रूलर सवाई प्रताप सिंह. ठीक है, फिर मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में चलते हैं. तो ये मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स एज इट इंक्लूड्स जोधपुर एंड बीकानेर, बोथ रूल्ड बाय राठौड्स, एंड जैसलमेर दैट वाज रूल्ड बाय भाटीज़. अब ये सब छोड़ो, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में क्या है कि 15 से 16 सेंचुरी में कलरफुल क्लोथिंग पहनते थे मैन, ऐसा दिखाया गया है मारवाड़ में. और इन दिस पीरियड दे फॉलोड द मुगल पैटर्न्स, बट आफ्टर 18th century the Rajput element became predominant, and as there was an influx of paintings that combined linear rhythm coupled with bright colors. The Jodhpur atelier has many brilliant paintings, but the focus has always been on the extraordinary paintings in the time of Man Singh. He commissioned extensive series of paintings including Shiv Puran, Natacharitra, Durga Charitra, Panchatantra, etc. तो ये कहा जा सकता है मान सिंह जो हैं 1803 से 1843, I think he was the one. The Jodhpur atelier has many brilliant paintings. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मारवाड़ ऑफ जोधपुर है ना. It is one of the most extensive schools of paintings as it includes Jodhpur and Bikaner, both ruled by Rathouds and Jaisalmer that was ruled by Bhatis. तो ये सब इतना ज़रूरी नहीं लिखना, बट रीजन देख लो, एक जोधपुर है और एक जैसलमेर है और एक बीकानेर है. ठीक है, 3 जगहें हैं मारवाड़ स्कूल में. और यहाँ पे कलरफुल क्लोथिंग पहनते थे मैन, और 18th सेंचुरी तक मुग़ल पैटर्न्स था. उसके बाद काफ़ी मतलब राजपूत, अपना जोधपुर अटेलियर काफ़ी डोमिनेंट हो गया, स्पेशली इन द टाइम ऑफ मान सिंह. ये एक राजपूत रूलर हैं मारवाड़ के. ठीक है, तो मान सिंह के समय अब ये अपना इंडिविजुअलिटी निकल गया है इनकी पेंटिंग्स का, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का. जब commissioned extensive paintings of literary texts like शिव पुराण, भगवत नहीं है, शिव पुराण है, पंचतंत्र है, दुर्गा चरित्र है, नाट्य चरित्र है. उसी तरह से फिर किशनगढ़ स्कूल एंड बुंडी स्कूल आर प्रोमिनेंट स्कूल्स दैट कम अंडर द मारवाड़ स्कूल. तो मारवाड़ के अंतर्गत 2 सब क्लासिफिकेशन होता है, बुंडी और किशनगढ़. ठीक है, अब किशनगढ़ में बस एक याद रखना है तुम्हें, सावंत सिंह एक किंग थे जो उनकी बिलवेड बानी थानी, और इसी पे एक पेंटिंग बनाते रहते थे ये लोग किशनगढ़ के अंतर्गत.
ठीक है. द फोकस इज़ ऑन द इंटरप्ले बिटवीन सावंत सिंह द प्रिंस एंड द लवर, Nagari Das the poet, and Nihal Chand the painter, who created some of the most legendary paintings under the Kishangarh School of Painting. ठीक है, जो कि मारवाड़ के ही अंदर आता है. अब ये एक बानी थानी है पेंटिंग निहाल चंद के द्वारा बनाया गया है, जो कि पेंटर थे. पोएट कौन था? पोएट था नगरी दास, और किंग था सावंत सिंह, और बिलवड बानी थानी. ठीक है, तो डोंट कंफ्यूज दिस सावंत सिंह ऑफ किशनगढ़ विद सवाई प्रताप सिंह ऑफ आमेर जयपुर. कहाँ गया? हाँ, सूरत खाना. ठीक है, तो निहाल चंद हो गए पेंटर, नगरी दास हो गए पोएट, और बानी थानी और सावंत सिंह ये सब तुम्हारा किशनगढ़ स्कूल में हो गया. ऑल्सो it is sometimes argued that the women in Bani Thani is said to be resemble the character of Radha. तो ये एक लाइन जोड़ देना आंसर्स में अपने. She has a distinctive profile and has a lotus-like elongated eyes, thin lips and pointed chin. Her ओढ़नी और head gear defines her side profile. इसमें ओढ़नी पे या जो head gear है that defines her side profile. This became the unique painting associated with the Kishangarh school. They also made many paintings on the devotional and amorous relations between Radha and Krishna. तो ये सब किशनगढ़ के अंतर्गत है. ठीक है, फिर उसी तरह से बुंडी स्कूल ऑफ पेंटिंग भी मारवाड़ के अंतर्गत आता है. इसमें क्या है कि द ट्विन किंगडम्स ऑफ बुंडी एंड कोटा आर कलेक्टिवली नोन एज हडोटी. इस पर भी एमसीक्यू बन सकता है. द सिस्टर स्टेट्स बुंडी एंड कोटा टुगेदर आर कॉल्ड एज हडोती, formed by splitting the older Bundi kingdom between two brothers, have closely intertwined histories and artistic traditions. तो बुंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग भी मारवाड़ के अंतर्गत आता है, और बुंदी और कोटा को टुगेदर हडोती बोलते हैं. और ये इन दोनों के जगहों के राजा कृष्णा को मानते थे. और उनकी इसी कृष्ण भक्ति को मतलब पेंटिंग्स में दिखाया गया है. Perhaps paintings play a role in their Krishna bhakti. ठीक है, in Bundi school paintings of local vegetation were in detail. Human faces were round with pointed nose. Color of sky is painted in different colors and mostly a red ribbon is visible in the sky. ठीक है, तो तीन चीज़ें याद रखो बुंडी में. लोकल वेजिटेशन, color of sky is painted in different colors and a red ribbon is usually found in the sky, and कृष्ण भक्ति दिखाई गई है बुंडी पेंटिंग्स में. एंड बुंडी एंड कोटा आर कलेक्टिवली नोन एज हडोती. और ये 17 से 19 सेंचुरी एडी के बीच चल रहा था बुंडी पेंटिंग्स. ठीक है, तो अब कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस देख लो राजपूत एज वेल एज मुग़ल पेंटिंग्स में क्या डिफरेंसेस हैं. तो राजपूत इनिशियली बेस्ड ऑन मुरल एंड फ्रेस्को फॉर्म्स. इन द लेटर पीरियड द मिनिएचर पेंटिंग फॉर्म बिकेम डोमिनेंट. तो इनिशियली मुरल और फ्रेस्को चलता था राजपूत में, बाद में ये मिनिएचर पे आ गए राजपूत. जबकि मुग़ल जो हैं वो इनिशियली से ही स्टार्टिंग से ही पर्शियन मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल अडॉप्ट किए हुए थे. अगर हम थीम्स की बात करें तो राजपूत में डिवोशनल है, जैसे राधा वगैरह भक्ति कृष्ण, या फिर मतलब डिवोशनल है या रिलीजियस इन नेचर है राजपूत में. जबकि यहाँ मुग़ल में जो है एम्परर के इर्द गिर्द है, डिपिक्ट्स द मुग़ल एम्परर एंड हिज हाउस होल्ड. द रॉयल पॉम्प एंड शो दिखाया जाता है, कोर्ट अफेयर्स दिखाते हैं, बैटल्स वगैरह दिखाते हैं, हंटिंग सीन्स भी दिखाते हैं मुगल्स में. जबकि यहाँ पे डिवोशनल है बस, या रिलीजियस है राजपूत में. और राजपूत में क्या है, इट यूजेस हिंदू सिम्बल्स लाइक लोटस, पीकॉक एंड स्वान वेरी फ्रीक्वेंटली. और मुग़ल पेंटिंग में दे फोकस आइदर ऑन द पर्सन इन द पिक्चर और ऑन द ट्रीज, कैमल्स एंड फैल्कन्स. ठीक है, तो यहाँ पे ऊँट देखने को मिलते हैं ज़्यादा, और फैल्कन्स देखने को मिलते हैं, या फिर पर्सन द मेन सब्जेक्ट. ठीक है, जबकि राजपूत में तुम्हारा पीकॉक, स्वान और लोटस जैसे जो कि हिंदू सिंबल्स भी हैं वो दिखाए जाते हैं. अच्छा, राजपूत पेंटिंग 17 से 18 है, यानी कि थोड़ा बाद में आया है, जबकि मुग़ल 16 से 18 था. तो ये कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हो गए. ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं. देखो, राजपूत स्टाइल ओरिजिनली तुम्हारा फ्रेस्को और मुरल पे आधारित था, और बाद में जाके मिनिएचर अडॉप्ट किया था. जबकि मुग़ल स्टार्टिंग से ही पर्शियन मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल बना के रखा था.
अगर हम थीम की बात करें तो राजपूत थोड़ा डिवोशनल और रिलीजियस थीम पे बेस्ड था, जबकि मुग़ल रॉयल कोर्ट पॉम्प एंड शो दिखाता था, हंटिंग सीन्स दिखाता था और द लाइफ ऑफ मुग़ल एम्परर वगैरह दिखाता था। और वैसे देखा जाए तो सिंबल्स देखा जाए तो राजपूत पेंटिंग्स में कुछ हिंदू सिंबल्स सच एस पीकॉक, स्वान एंड लोटस दिखाए गए हैं, जबकि मुग़ल पेंटिंग्स में फैल्कन, कैमल एंड द एम्परर हिमसेल्फ एज द मेन सब्जेक्ट ऑफ द पिक्चर दिखाया गया है। टाइम पीरियड में पहले राजपूत आता है, बाद में पहले मुग़ल पेंटिंग्स आती हैं, बाद में राजपूत। अब फिर एक फर्दर ये है पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये डेवलप हुआ था सब हिमालयन स्टेट्स में, लेकिन इन्फ्लुएंस यहाँ भी मुग़ल का था। जैसे राजपूत में भी मुग़ल का इन्फ्लुएंस था, वैसे यहाँ भी मुग़ल का इन्फ्लुएंस था पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में, और इनका रीजन सब हिमालयन स्टेट्स था। There were many schools that were flourishing in smaller Rajput kingdoms which came under the blanket of Pahadi paintings. ठीक है, these consisted ateliers in the court of around 22 princely states stretching from Jammu to Almora. तो ये region ध्यान रखो। Hence the Pahadi paintings can be grouped into two main categories, Basholi school and Kangra school। ठीक है, तो एक पॉइंट याद रखना है कि 22 प्रिंसली स्टेट्स जो सब हिमालयन रीजन में थे, वहाँ पे ये जम्मू से लेकर अल्मोड़ा में फ्लरिश हो रहा था। यहाँ मुग़ल इन्फ्लुएंस था, और फर्दर 2 ग्रुप्स में ये है बशोली और कांगड़ा। ठीक है, नाउ द थीम्स ऑफ पेंटिंग्स क्या था? यहाँ माइथोलॉजी से लेकर लिटरेचर तक का डिपिक्शन था। सबसे पहले ये जान लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पहाड़ी पेंटिंग्स, अभी बाद में बताएंगे। पहले ये जान लो कि पहाड़ी पेंटिंग्स के मेन पेंटर्स कौन थे भैया। एक तो नैनसुख, एक मनुकु और एक संसार चंद। ठीक है, नैनसुख और मनुकु का नाम तो ज़रूर याद रखना, संसार चंद्र भले भूल जाओ, संसार चंद। नैनसुख, मनुकु एंड संसार, दीज वर पेंटर्स फ्रॉम पहाड़ी स्कूल। और यहाँ पे मूवमेंट दिखाया जाता था लोगों का। ठीक है, मतलब एक तो several figures आ जाते थे into the canvas and they would all be full of movement, several figures full of movement, ये दिखाया जाता था। और हर आदमी को डिफरेंट पिगमेंटेशन में दिखाया, डिफरेंट पिगमेंटेशन एंड कलर एंड कॉम्पोजिशन में दिखाया जाता था। दिस वाज द, और थीम क्या थी? माइथोलॉजी और लिटरेचर। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बशोली में देखो क्या है कि ये जम्मू एंड कश्मीर में था बशोली। दीज वर द मिनिएचर पेंटिंग्स। और अब क्या ही बताएं इसमें, बशोली रेड, येलो एंड ग्रीन इसमें यूज़ करते थे कलर्स। दे यूज द मुगल टेक्निक ऑफ पेंटिंग ऑन क्लोथिंग बट डेवलप्ड देयर ओन स्टाइल्स एंड टेक्निक्स। बिग आइज, एक्सप्रेसिव फेसेस, ये सब तो जेनरिक मटेरियल है। द फर्स्ट पेट्रन ऑफ दिस स्कूल वॉज राजा किरपाल पाल हु ऑर्डर्ड द इलस्ट्रेशन ऑफ भानु दत्ताज रसमंजरी। ठीक है, गीत गोविंद एंड द रामायण ड्राइंग्स। The most famous painter of this school was Devidas, who was famous for his depiction of Radha Krishna and the portrait of kings in their livery and in white garments. The use of contrasting colors is associated with this school and they are borrowed from the Malwa paintings। ठीक है, तो देखो बशोली में असली चीज़ लिखने लायक यहाँ पे है। बशोली पेंटिंग में एक पेंटर तो हम बता दिए, नैनसुख, मनुकु और संसार चंद, बट बशोली जम्मू वाले इलाके में है। इसमें देखो एक राजा थे, पेट्रन थे, राजा किरपाल सिंह। किरपाल, बस किरपाल याद रखो, राजा किरपाल। उन्होंने क्या किया, देवीदास को बोला कि देवीदास वाज अ पेंटर ऑफ बशोली स्कूल। ठीक है, उसको बोला कि तुम 3 किताबों का इलस्ट्रेशन करो इन पेंटिंग के फॉर्म में। जैसे एक हो गया रसमंजरी, वो भानुदत्त ने लिखा है, एक गीत गोविंद जो जयदेव ने लिखा है, और एक रामायण। इन तीनों का डिपिक्शन करने को बोला था किरपाल ने अपने पेंटर को, जिसका नाम था देवीदास। तो ये कहानी हो गई तुम्हारी बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की। एंड यहाँ पे यूज़ ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स का टेक्निक इस्तेमाल किया गया था बाय देवीदास द पेंटर, विच वॉज एन आइडिया बोरोड फ्रॉम मालवा पेंटिंग्स। उसके बाद कांगड़ा पेंटिंग की बात करें तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर मेनी आर्टिस्ट ट्रेंड इन द मुगल स्टाइल माइग्रेटेड टू कांगड़ा रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। और वहाँ पे
एक पहले गुलेर में गया फिर कांगड़ा में गया, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली नहीं चला गया हिमाचल में, पहले गुलेर में गया विच इज़ अ रीजन इन हिमाचल, फिर कांगड़ा में गया, इस तरह से दोनों जगह फैला। नाउ अब कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग यहाँ राजा संसार चंद के समय पे हुआ था। नाउ अब ध्यान रहे ये वही संसार चंद हैं जो नैनसुख मनकू के साथ हम पढ़ रहे थे पहाड़ी पेंटिंग्स में, ठीक है। तो एक्चुअली राजा इज़ हिमसेल्फ अ ग्रेट पेंटर, ठीक है। हिज पेंटिंग्स वर मार्क्ड विद सेंसुअलिटी एंड इंटेलिजेंस दैट अदर स्कूल्स लैक। तो ये राजा संसार चंद के पेंटिंग्स में सेंसुअलिटी और इंटेलिजेंस देखने को मिलता था। और यहाँ पे द पॉपुलर सब्जेक्ट्स वर द गीत गोविंद, भगवत पुराण, सतसाई ऑफ बिहारी लाल एंड नल दमयंती। नल दमयंती ज़रूर याद रखना, गीत गोविंद और नल दमयंती भगवत पुराण, 3 चीज़ याद रखो। ये तुम्हारा कांगड़ा गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग में है। राजा संसार चंद वॉज द ग्रेटेस्ट पेंटर। सेंसुअलिटी एंड इंटेलिजेंस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। लव सीन्स ऑफ कृष्णा वॉज अ प्रोमिनेंट थीम एंड ऑल द पेंटिंग्स हैड एन अदर वर्ल्डली फील अबाउट दैम। ये एक पॉइंट है। अनदर वेरी फेमस ग्रुप ऑफ पेंटिंग्स इज़ द 12 months where the artist tried to bring forth the effect of 12 months on the emotions of human beings. This emotive style was popular till 19th century. The Kangra school became the parent school to the other ateliers which developed in the region of Kullu, Chamba and Mandi. तो एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है संसार चंद के नाम पे, संसार चंद म्यूज़ियम, ठीक है। Now Ragmala paintings are a series of illustrative paintings from medieval India based on Ragmala or garland of ragas. Depicting various Indian musical ragas, they stand as a classical example of amalgamation of art, poetry and classical music in medieval India. रागमाला पेंटिंग कौन बनाया था, बस ये जान लो। The 6 principal rags present in Ragmala are Bhairav, Deepak, Sri, Malkosh, Megh and Hindola. रागमाला पेंटिंग में जो 6 राग दिए गए हैं वो हैं ये भैरव, दीपक, श्री, मलकोश, मेघ, हिंडोला। और ये रागमाला पेंटिंग किसके द्वारा पेट्रोनास दिया गया था, यार कौन ग्रेटेस्ट पेंटर था, ये देख लेना गूगल से। बाकी 12 months फेमस पेंटिंग है, दैट इज़ फ्रॉम द गुलेर कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। राजा संसार चंद, लव सीन्स ऑफ कृष्णा, सेंसुअलिटी, इंटेलिजेंस, नल दमयंती, भगवत पुराण, गीत गोविंद के डिपिक्शन वगैरह किए गए थे इसमें, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स ऑफ साउथ इंडिया। तो इसमें है तंजौर पेंटिंग, मैसूर पेंटिंग और गंजिफा कार्ड्स, ठीक है, गंजिफा कार्ड्स। तो ये देखते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा सा रह गया ये मिनिएचर पेंटिंग्स इन साउथ इंडिया, ये अभी बता देते हैं। देखो बस ये फ़र्क था कि द मिनिएचर पेंटिंग्स ऑफ द साउथ इंडिया वर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्थ इंडियन स्कूल्स ओइंग टू देयर हैवी यूज़ ऑफ गोल्ड। नीचे गोल्ड बहुत इस्तेमाल करते थे पेंटिंग में इन साउथ इंडियन पेंटिंग्स। फर्दर मोर दे कॉन्सेंट्रेटेड ऑन पेंटिंग डिवाइन क्रीचर्स मच मोर दैन पेंटिंग द रूलर्स हु पेट्रनाइज्ड देम। पेंटिंग्स के अंदर जो सब्जेक्ट था दैट वाज मोर रिवॉल्विंग अराउंड द डिवाइन क्रीचर्स रादर दैन द रूलर्स हु पेट्रनाइज्ड दीज पेंटिंग्स। तो साउथ इंडियन मिनिएचर्स में 2 ही पढ़ते हैं हम लोग, तंजौर फेमस फॉर गोल्ड कोटिंग, और इसके अंदर ज़्यादा नहीं है। इट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज GI बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखो The Thanjavur or Tanjore school is famous for the special style of decorative paintings. It was probably the result of the defeat of Thanjavur Nayakas by Marathas and the fall of Vijayanagar Empire. The Maratha rulers immensely patronized them during the 18th century. These paintings are unique as they are mostly created on glass and wooden planks. तो इनको या तो शीशे के प्लैंक्स पे या फिर लकड़ी के प्लैंक्स पे बनाया जाता था, और इसमें लिबरल यूज़ ऑफ गोल्ड लीफ किया जाता था, लिबरल यूज़ ऑफ गोल्ड कोटिंग, ठीक है। और ये जो है थंजवुर या तंजौर के जो नायक रूलर्स थे वो जब हार गए थे बाय द मराठास एज वेल एज द फॉल ऑफ द विजयनगर एम्पायर, ये 2 इवेंट्स को रीज़न ठहराया जाता है फॉर द इमर्जेंस ऑफ तंजौर स्कूल ऑफ पेंटिंग। द फॉल ऑफ द नायक्स ऑफ
Tanjore by Marathas and the fall of the Vijayanagar Empire is cited as the reason behind the emergence of the Tanjore school of painting. इसमें गोल्ड, लिबरल यूज़ ऑफ गोल्ड लीफ किया जाता है, GI टैग दे रखा है, या तो ग्लास प्लैंक पे या फिर वुडन प्लैंक पे बनाते हैं. और they used many types of gemstones and cut glasses for embellishments to create larger than life images. Most of the paintings depict smiling Krishna in various poses and various major events in his life. These paintings reached their zenith under the patronage of Maharaja Sarfozi II of Maratha dynasty, who was a great patron of art. Currently, this school is still operational, but they have moved towards experimenting with diverse subjects like birds, animals, buildings. तो इसमें स्माइलिंग कृष्णा, हंसते हुए कृष्ण को दिखाया जाता है किसमें? तंजौर स्कूल ऑफ पेंटिंग में. दूसरी चीज़, यहाँ एक मराठा रूलर थे महाराजा सरफोजी द्वितीय, इनके पेट्रोनाज में तंजौर स्कूल ऑफ पेंटिंग काफ़ी पॉपुलराइज हुई थी. फिर मैसूर पेंटिंग है. इसमें जो है द मेजर थीम ऑफ मैसूर पेंटिंग्स इज़ द डिपिक्शन ऑफ हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस. एंड मैसूर पेंटिंग में ऐसा है कि दो आकृतियाँ दिखाई जाती थी, दो सब्जेक्ट्स दिखाए जाते थे पेंटिंग के अंदर. 2 or more figures in each painting, where one figure always predominates all the others in size as well as color. ठीक है, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक तुम्हारा मैसूर पेंटिंग में था. ऑल्सो यहाँ पे एक विशिष्ट गैसो पेस्ट, मतलब एक पदार्थ का गैसो पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाइट लेड पाउडर, गैम्बोस एंड ग्लू. ये लिखना पड़ेगा आंसर में, ठीक है. गैसो पेस्ट एक पदार्थ होता था वाइट लेड पाउडर, गैम्बोस एंड ग्लू का. इन तीनों को मिला के एक पेस्ट बनाते थे और फिर इसको प्लैंक पे रगड़ देते थे बैकग्राउंड पे. उससे क्या होता था कि एक बहुत ही शाइनी बैकग्राउंड तैयार हो जाता था पेंट करने के लिए. उसके ऊपर फिर पेंट किया जाता था with the help of muted colors which were not so bright so as to give a contrasting effect against the background. ठीक है. So that was the feature of मैसूर पेंटिंग. तो मैसूर में मैंने दो चीज़ बताई कि दो आकृतियाँ, सब्जेक्ट्स दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स, जिसमें कि एक हमेशा प्रीडोमिनेट करता था अदर सब्जेक्ट्स को इन साइज एज वेल एज कलर. दूसरा गैसो पेस्ट का बता दिया जो कि वाइट लेड पाउडर था, गैम्बोस था और ग्लू के मिक्सचर को गैसो पेस्ट बोल रहे थे. उसको पहले बैकग्राउंड पे रगड़ देते थे टू गिव इट अ शाइनी इफेक्ट, और फिर उसके ऊपर हम लोग म्यूटेड कलर से पेंटिंग करते थे. दैट वाज मैसूर. नाउ इन दोनों का ही जो उद्गम मतलब सोर्स था, तंजौर एज वेल एज मैसूर पेंटिंग्स, दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम सोर्स, दैट इज़ विजयनगर पेंटिंग्स टू बिगिन विथ एंड देयर नायक पेंटिंग्स सब्सिक्वेंटली. टू बिगिन विद एंड देयर नायक पेंटिंग्स, तो विजयनगर और नायक से ही इनका सोर्स था. अब गंजीफा के आर्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली मिडीवल पीरियड में मैसूर वाले इलाके में ना ताश के पत्ते खेले जाते थे. तो वो ताश जो बनाया जाता था जिन पेंटर्स के द्वारा या आर्टिसंस के द्वारा, उनको गंजीफा कार्ड्स कहते थे. एंड दे वर वेरी मच पॉपुलर एंड यूज्ड इन द मुगल कोर्ट्स. द कार्ड्स हैव कलर्ड बैकग्राउंड विद ईच सूट हैविंग डिफरेंट कलर. The reference of Ganjifa cards can even be found in the book Babarnama. फिर से बता दे रहे हैं, गंजीफा इज़ अ मेडिवल पीरियड कार्ड गेम. ठीक है, एक ताश के पत्ते के खेल को हम लोग गंजीफा बोलते हैं मेडिवल पीरियड में. These cards were traditionally hand painted by artisans and were very popular in the Mughal courts. The cards have colored background with each suit having different color. The reference of Ganjifa cards can even be found in the book Babarnama. Then Mysore Ganjifa cards को GI टैग भी दिया गया है 2008 में. इसके बाद फिर मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स हैं, ये सब अगले वीडियो में देखते हैं. जैसे कंपनी पेंटिंग्स है, फिर बाज़ार पेंटिंग्स है, और राजा रवि वर्मा के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट है. नहीं, वो तो अपना अलग ही है, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट. ठीक है. फिर क्यूबिस्ट है और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है. फिर फोक पेंटिंग्स है. ठीक है, उसमें बहुत सारे देखने पड़ेंगे. तो ठीक है, इतना रखते हैं. अब मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स से अगले में देखते हैं.